इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच कात्यायनी द्विवेदी जी हैं। कात्यायनी जी सतना डिग्री कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य हैं और वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो कात्यायनी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कात्यायनी जी, ये बताएं कि एक दौर था कि महिलाएं घर की चार दीवारियों तक, कामकाज तक ही सीमित थी। घर के बाहर जब वो नौकरी के लिए निकलती थी या आप जब नौकरी के लिए निकली पढ़ लिख के, तो आपका समर्थन किसने किया? पिताजी ने किया, माताजी ने किया या आपके पति ने किया? सर मेरी शादी के 8-10 साल हो रहे हैं, पर मैं कम से कम 12 साल पहले से नौकरी कर रही हूँ और मैं शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई थी सर। तो शादी के पहले मेरे पिताजी वेटनरी डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ जो है वो महिला थी जो अपने घर का कार्य करती थी, उन्होंने भी प्रॉपर उनका सपोर्ट रहता था। उसके बाद मेरी शादी हुई यहाँ, तो मेरे पति ने भी मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया सर। तो मुझे बराबर दोनों तरफ से प्रॉपर सहयोग मिलता रहा सर। महिलाओं को पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्यों पढ़ना चाहिए? सर, अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो वो अपने साथ, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, आजकल सर ऐसा एक माहौल बन गया है कि महिलाएं इतनी बिजी हो गई कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रही हैं। हर चीज़ के लिए उन्होंने ट्यूटर लगा रखा है जी। अगर हम खुद इतने सक्षम होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं, उनको स्टार्टिंग का पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। भविष्य में उनको क्या करना है, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन, जो माता होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है। तो अगर माता हमारी शिक्षित रहेगी तो हमारा पूरा घर शिक्षित होगा, हमारा पूरा परिवार शिक्षित होगा। मतलब आपका कहना यह है कि महिलाओं को इसलिए पढ़ना चाहिए कि माताएं पहली गुरु होती हैं। जी हाँ। और जो पहली गुरु होती है वही अपने बच्चों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार दे सकती है, इसलिए महिलाओं को पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ाई की तो आपने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? सर, मेरा 12th कॉमर्स से था, उसके बाद मैंने बीकॉम किया। फिर मेरा समाज कार्य से बड़ा रुझान था, तो उसके लिए मैंने MSW किया है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ गई, फिर मुझे बीएड करना कंपलसरी हो गया था, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बीएड किया। टेक्निकल के लिए मैंने PGDCA किया है, और उसके बाद फिर लगातार मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी ही रह गई। पहले आपने विद्यालय में पढ़ाया या महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया? नहीं सर, स्टार्टिंग मेरी विद्यालयों से ही हुई थी सर। मैं उमरिया में केंद्रीय विद्यालय में 2 साल पढ़ाई हूँ। उसके बाद मैंने न्यू कटनी जंक्शन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है अतिथि शिक्षक के रूप में, और उसके बाद सर बस ऐसे विद्यालयों से जुड़ी रह गई। तो आपने पहले विद्यालय में पढ़ा, इस समय महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हैं। क्या अंतर महसूस करती हैं महाविद्यालयीन पढ़ाई में और विद्यालयीन पढ़ाई में? सर, बहुत अंतर है। विद्यालय जो होता है वो एक प्राइमरी पोजीशन होती है बच्चों की, जहाँ से उनको उठना, बैठना, बोलना, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। शिक्षा के साथ संस्कार, हाँ, संस्कार भी सिखाए जाते हैं। और जब बच्चा महाविद्यालय में पहुँचता है तो वो एक युवा के पथ पर, मतलब उस एक ऐसी एज में रहता है कि एक वो युवा रहता है, उसके अंदर बहुत सारी नया सीखने की, और एक विद्यालय का जो रहता है उसके बहुत अट्रैक्शन रहता है कि भाई कैसा होगा कॉलेज हमारा, घूमना फिरना, दोस्ती यारी, पढ़ाई लिखाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके मन में रहती हैं उस समय। तो दोनों में बहुत अंतर है सर, दोनों परिवेश बड़े अलग हैं। आपने एक चीज़ और महसूस किया होगा कि विद्यालय में अधिकांशतया छात्र जो होते हैं वो संस्कारित होते हैं, मर्यादित होते हैं, लेकिन जब आप महाविद्यालय में पहुंचते हैं तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो उद्दंड भी होते हैं। तो जब महाविद्यालयीन शिक्षा में आप पहुंची तो आपका कभी किसी उद्दंड छात्र से सामना पड़ा? जी सर। तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करती हो, एक उद्दंड छात्र? सर, इसके लिए क्या, जो मेरा इतना अनुभव रहा है, जो मैंने महसूस किया है कि अगर हम बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार करें, अब वो उस उम्र में बच्चे होते हैं, अगर आप उनके साथ कड़े होंगे ना तो बिल्कुल आपसे और विरोधी हो जाएंगे, हाँ, रिएक्ट करेंगे। और सर वो बच्चे, कई बच्चे आपसे बड़े दिखते हैं, हाइट, पर्सनालिटी वाइज इतने अच्छे हमारे यहाँ की जनरेशन है, तो उससे हमको उनको क्या करना है, फ्रेंडली बहुत बिहेव करना है, उनसे दोस्ती के रूप में ऐसे बात करनी है कि वो अपना अच्छा बुरा सब समझें, हमको बताएं, हमसे डिस्कस करें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो सब बहुत आसानी से टैकल हो जाता है सर। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि महाविद्यालयीन शिक्षा सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित है। इस बात से कहाँ तक आप सहमत हैं? चूँकि आप एक महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो डिग्रियां हैं इनसे किसी को रोजगार नहीं मिलता? सर, क्या हो रहा है कि हमारे युवाओं को एक प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है कि उनको कैसी शिक्षा चाहिए, जो हमको रोजगारोन्मुखी शिक्षा चाहिए। बच्चा 12th पास हुआ, उसको पता ही नहीं हमें क्या करना है।
हाँ, उसको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है, ना घर में ना बाहर, ना कोई उसको अच्छा प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है। अगर आपको रोजगारोन्मुखी शिक्षा करनी है तो बच्चे को 10th 12th के बाद ही आप बताइए कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिए 12th में, फिर ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, मतलब उनको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का जानकारी देते रहें। सतना, चूंकि आप सतना से जुड़ी हुई हैं, तो सतना जिले के बारे में जो मैं महसूस करता हूं कि सतना जिले का जो विद्यार्थी होता है साल भर नहीं पढ़ता, लेकिन जब परीक्षा आती है तो फिर परीक्षा के समय में पढ़ाई करने लगता है। तो ये जो बीमारी है छात्रों की सतना जिले की, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जी सर, ये बहुत बड़ी बीमारी है सर, ये हर जगह देखी जा रही है। अगर 50 छात्रों का एडमिशन रहता है तो उसमें से 8-10 छात्र ही आते हैं। ये हमारे महाविद्यालय की नहीं, हर एक महाविद्यालय की यही दिक्कत है। तो सर इसके लिए मेरा एक मतलब सजेशन है कि अगर हम उस शिक्षा में कुछ, क्योंकि स्कूलों में तो बहुत इंटरेस्टिंग वे पे पढ़ाया जाता है, पर कॉलेज में वही शिक्षा थोड़ी बहुत मतलब बोर टाइप की हो जाती है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो हमें चाहिए कि इसको कुछ ऐसा क्रिएटिव करके पढ़ाया जाए तो शायद बच्चे उससे आएँ, अट्रैक्ट हो। हाँ, क्योंकि आजकल के युवा क्या होते हैं, वो पहले से ही काम करने में लग जाते हैं कि हम रोजगार कुछ काम करते रहें, साथ में पढ़ाई करते रहें। तो उनको कुछ ऐसा पढ़ाएं कि भाई भविष्य में आप अच्छा काम कर सको, छोटे मोटे कामों को छोड़ के, या कुछ अट्रैक्टिव कुछ अच्छा पढ़ाया जाए तो उनसे शायद वो आए। सतना डिग्री कॉलेज जो है, जिसको अभी भोज का सेंटर मिला है, तो भोज विश्वविद्यालय जो है वो ज़्यादातर शासकीय महाविद्यालयों को ही सेंटर देता है। आपके डिग्री का माने आपके महाविद्यालय को, प्राइवेट महाविद्यालय को भोज विश्वविद्यालय ने बतौर सेंटर स्वीकृत किया है। ऐसा क्या है आपके महाविद्यालय में जिसके कारण से उन्होंने माने सेंटर के रूप में स्वीकृत किया है? जी सर, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भाई ये पहली बार आपके प्राइवेट कॉलेज को ही क्यों मिला, सिर्फ सरकारी कॉलेजों को मिलता है। सर हमने 2019 में विज्ञप्ति आई थी, जब से हमने वहाँ पे अप्लाई किया था, और उसके बाद हमने 4 साल का संघर्ष किया। फिर 2023 फरवरी में हमें मान्यता प्राप्त हुई। तो सर हमारा स्टाफ, हमारा जो इंफ्रा है वो सब देख के पूरा एक प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ, सारी चीज़ प्रोसेस हुई, उसके बाद हमें ये मान्यता प्राप्त हुई है। उनकी नज़र में हम कहीं ना कहीं खरे उतरे होंगे उनके मापदंडों में, जो हमें भोज की मान्यता प्राप्त हुई। तो भोज विश्वविद्यालय से कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं? सर भोज विश्वविद्यालय से BA, BCom, BBA और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए BJ का कोर्स होता है, लाइब्रेरियन के लिए BLIP का कोर्स होता है। सर MSc के कोर्सेज होते हैं, जो अब क्या है, ये सर भोज हमारा क्या है, दूरवर्ती की सारी शिक्षा प्रणाली, हाँ पत्राचार से कराते हैं। तो पत्राचार से क्या है, BSc और MSc में हर जगह नहीं है। अच्छा। पत्राचार से सारे रेगुलर ही चल रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो भैया प्रॉपर अपने जॉब कर रहे हैं और वो पत्राचार से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको बहुत अच्छी यहाँ पे है, विकल्प है। जी जी जी, हाँ मिल जाती है, बिल्कुल नौकरी करते हुए भी अपने पढ़ाई करते हैं। जी सर, और सर बहुत कम फीस में, जहाँ MBA सिर्फ 9,000 रुपए में हो रहा है, 9,000 सालाना में आपका MBA कंप्लीट हो जाएगा भोज से सर। तो इसलिए है कि मतलब क्या है कि लोग आएँ, देखें, समझें कि बहुत कम फीस में बड़े अच्छे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, और वो भी दूरवर्ती से। माने घर पे विद्यार्थी देता है या परीक्षा के लिए आना पड़ता है? परीक्षा के लिए सर आना पड़ेगा। दूरवर्ती है तो इसमें 36 दिन की क्लासेस लगती हैं। अच्छा। 36 दिन आके विद्यार्थी को वहाँ पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब होते हैं। अच्छा। और परीक्षा के लिए उन्हें आना पड़ेगा। तो इसमें जो विद्यार्थी भाग लेते हैं या प्रवेश लेते हैं, तो उसमें ज़्यादातर नौकरी पेशे लोग होते हैं कि बिना नौकरी वाले लोग भी होते हैं? सर बिना नौकरी वाले भी होते हैं, लेकिन जो 70% लोग होते हैं वो सब नौकरी वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास समय नहीं है रेगुलर कोर्सेज करने का, ना ही उनके पास अथॉरिटी है कि रेगुलर कोर्स कर सकते हैं वो। दूरवर्ती कोर्सों में एक बात हमेशा कही जाती है कि दूरवर्ती कोर्स में जो महाविद्यालय के संचालक होते हैं या जो लोग भी वहाँ, तो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वहाँ नकल की भी व्यवस्था हो। तो ऐसा कुछ होता है क्या आप लोगों के? नहीं सर, देखिए भोज तो ऐसा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और भोज में सर ऐसी प्रोसेस है कि अगर आपके पास मतलब बिना नकल की भी एक छोटी सी पर्ची भी मिल गई तो UFM हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल आपका बच्चा तुरंत ही वहीं पे तुरंत बाहर कर दिया जाता है उसे एग्ज़ाम हॉल से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बच्चे को एक प्रॉपर अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, है ना। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इस सब में की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी, उनको प्रॉपर सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से नंबरों से पास हो जाएंगे। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कात्यायनी जी, आपने एक दूरवर्ती शिक्षा को लेकर के जो हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, और आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से तमाम ऐसे लोग जो
पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन महाविद्यालय नहीं जा सकते। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये फ़ायदा हुआ कि वे अगर अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भोज विश्वविद्यालय के माध्यम से वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।